ठीक है। तो और भी बहुत टाइप के लेंदी क्वेश्चंस आएंगे, तो मैं उसको अपने जो चैनल है उस पर मैं करके दे दूंगा, ठीक है ना। तो इम्पॉर्टेंट भी रहेंगे लेकिन कुछ लेंदीज रहेंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग नया टॉपिक करते हैं जो कि एरिया वाला रहेगा। ओके, तो इस टॉपिक पर हम लोग सबसे पहले बोलेंगे जैसे कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालना है, लेकिन क्या से, यूजिंग डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में लिख दिया रहेगा फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट। और इससे हम लोग और भी एक चीज़ चेक कर सकते हैं या प्रूव कर सकते हैं, दैट इज द कोलिनियरिटी, ठीक है ना। तो कोलिनियरिटी बाय डिटर्मिनेंट, ये भी एक बोल सकता है, क्वेश्चन में लिख सकता है कि कोलिनियरिटी आप प्रूव करके दिखा दो, ठीक है ना। तो कोलिनियरिटी, तो मैंने क्या किया है, जैसे एक ट्रायंगल सपोज करते हैं जिसका वर्टिसेस अगर ए का वर्टिसेस अगर x1 y1 है, बी का वर्टिसेस अगर x2 y2, सी का x3 y3 अगर है तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो है, यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट नहीं है, यहाँ पे ये ए ट्रायंगल को बता रहे हैं हम लोग। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो कि डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना है, वो हमेशा रहेगा हाफ, पहले लिख लो, देन डिटर्मिनेंट का जो सिंबल है लिखने के बाद सबसे पहला वर्टिसेस का जो कोऑर्डिनेट है उसको लिख लो x1 y1, तो x1 y1, और तीसरा हमेशा 1 ही रहेगा, ठीक है ना, ऑलवेज यूनिटी। और दूसरा फिर लिखने के लिए हम लोग को दूसरा वर्टिसेस लेना है x2 y2, x2 y2, फिर तीसरा ऑब्वियसली 1 रहेगा, एंड तीसरा वर्टिसेस के लिए x3 y3 फिर 1 रहेगा, ठीक है ना। तो स्क्वायर यूनिट, और ये तो हम लोग को पता है ये एरिया निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो मॉड मतलब मॉडी में लिखने हैं, पॉजिटिव में रहेंगे हमेशा एरिया, ठीक है। अब कोलिनियरिटी का मतलब क्या होता है, जब एरिया अगर इस तरह से हम लोग जब डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं किसी वर्टिसेस का, ट्रायंगल के वर्टिसेस का जब एरिया निकाल रहे हैं हम लोग, और वो अगर बाय चांस अगर जीरो आ जाता है वैल्यू, सो इफ अगर एरिया का वैल्यू अगर जीरो आ जाता है, दैट मीन्स हम लोग बोल देंगे कि दैट 3 पॉइंट्स या तो 3 वर्टिसेस आर क्या है, कोलिनियर, ठीक है ना। तो कोलिनियर, ठीक है। तो यही है जिसको हम लोग बोल रहे हैं कोलिनियरिटी का जो प्रॉपर्टीज है। सो यूजिंग द क्या है, एरिया, या तो हम लोग एरिया भी निकाल सकते हैं बाय डिटर्मिनेंट, क्लियर। तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन किया है एग्जांपल के तौर पर, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा। सो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस, ए दिया हुआ है 6 2, बी दिया है, बी का वर्टिसेस दिया हुआ है -3 4, एंड सी का वर्टिसेस दिया है 4 -3। तो अगर ये वर्टिसेस दिया हुआ है तो हम लोग इसको किस तरह से, तो इसके वर्टिसेस इसके एरिया निकालने के लिए, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू पहले हाफ लिखना है ना, फॉर्मूला के हिसाब से। देन डिटर्मिनेंट का साइन दे के पहला वर्टिसेस का जो कोऑर्डिनेट है 6 2, तो यहाँ पे 6 2, देन फिर क्या लिखना है 1, फिर दूसरा वर्टिसेस -3 4, तो -3 4, देन तीसरा 1 लिखना है, फिर 4 -3, तो ये 4 -3 फिर 1 लिखना है, एंड देन अब सिंप्लीफाई करना है इसको, तो ये हाफ पहले मैंने लिख दिया है, एंड कर्ली ब्रैकेट्स में मैंने क्या लिखा है, एक्सपेंड जो करने का तरीका हो आप लोगों को पता है, लेक्चर 1 में मैंने बता दिया था। तो उसमें मैंने सबसे पहले इसको लिया है 6, इसका साइन हम लोग को पता है पॉजिटिव होता है, तो ये 6 लिखे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इसको छू के गुजरने वाले बोल रहे हैं, या इसको जो क्या बोलते हैं, कंटेनिंग जो रोज एंड कॉलम है वो डिलीट कर लेते हैं हम लोग। तो ये रहा, ये फर्स्ट रो एंड सेकेंड जो, सॉरी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम जो है डिलीट हो जा रहा है, एलिमिनेट हो जा रहा है, तो बच जा रहा है डिटर्मिनेंट दिस वन, ये रहा लिख लिए। फिर इसका साइन हम लोग बदल देते हैं क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव्स होते हैं, तो -2। अब इसको छू के गुजरने वाले या इसको कंटेन करने वाले जो रो एंड कॉलम है वो डिलीट करना है, तो ये रहा, ये इसको छू के जा रहा है और ये जा रहा है, तो ये एलिमिनेट हो जा रहा है, बच जा रहा है -3 4 1 1, है ना, लिख दिए। एंड तीसरा वाला जो कि प्लस का साइन होता है, तो प्लस का साइन लिखे हम लोग, तो ये और ये एलिमिनेट हो जा रहा है, तो बच रहा है डिटर्मिनेंट ये। तो नॉर्मली इसको एक्सपैंड कर दे रहे हैं, ये फॉर्म है 4 1 जा 4, फिर माइनस में ये होता है तो -3 आ रहा है, तो अल्टीमेटली ये प्लस में हो जाएगा, -2 -3 और ये -4, और यहाँ पे हो जा रहा है 3 3 9 और -16, ये रहा वैल्यू रख रहे हैं, तो यहाँ पे 1/2 इंटू 49 आ रहा है ना, तो 49/2 स्क्वायर यूनिट ये हो जा रहा है इस ट्राइंगल के, जो कि वर्टिसेस दिया हुआ था, तो इस ट्राइंगल के क्या एरिया, क्लियर। तो और एक सम कर दे रहे हैं इसी के ऊपर। तो इस क्वेश्चन पर यहाँ पे हम लोग को जो प्रूफ करने बोला, दैट सो दैट द पॉइंट्स, जो कि पॉइंट्स इस तरह से ए बी सी के फॉर्म में दिया है, तो ए कॉमा बी प्लस सी, दूसरा है बी कॉमा सी प्लस ए, तीसरा है सी कॉमा ए प्लस बी, आर कोलिनियर। तो अभी मैंने बताया था कोलिनियर मतलब क्या होता है, जिसके एरिया जीरो हो जाता है ना। तो
तो यहाँ पे पहले एरिया निकाल लेते हैं हम लोग. दिस पॉइंट विल बी कोलिनियर ओनली इफ इट्स एरिया वुड बी क्या है 0. तो ये चीज़ हो गया. लिखिए हम लोग पहले 1/2. डिटर्मिनेंट का पहला कोऑर्डिनेट क्या दिया है a फिर b प्लस c. तो ये रहा a b प्लस c फिर 1. तीसरा वाला b c प्लस a फिर 1. फिर तीसरा क्या है c a प्लस b. तो c a प्लस b तीसरा 1. ठीक है ना. अब क्या करते हैं हम लोग, तो डिटर्मिनेंट इतने सारे सॉल्व कर चुके हैं. तो जब भी 1 आता है तो हम लोग क्या करते हैं, वही सिंप्लीफाई 0 करने का तरीका ना. तो यहाँ पे मैंने ऑपरेट किया हुआ है. r1 को कैसे चेंज किया, r1 माइनस r3. तो ये देखिए क्या होगा a माइनस सी. इसके साथ जब ये वाला माइनस होगा तो b कैंसिल हो जाएगा, c माइनस a. और तीसरा 1 माइनस 1 0. उसी तरह से मैंने क्या किया, रो 2 को चेंज किया, रो 2 माइनस रो 3. तो b माइनस सी, ये वाला के साथ माइनस कर रहे हैं तो बन जाए a कैंसिल हो जाएगा, c माइनस b. और तीसरा 1 माइनस 1 0. ठीक है. अब क्या हो रहा है, जो रो 3 है वो तो चेंज नहीं होगा जैसे है. अब ये वाला कॉलम, तो ये जो तीसरा वाला जो कॉलम अगर हम लोग देख रहे हैं तो उसमें 2 एलिमेंट हम लोग का 0 हो गया है. तो अगर 0 हो गया तो फिर 1 के रिस्पेक्ट में हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो आंसर मिल जाएगा ना. तो ये 1 के रिस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं कि क्या, इसका साइन पहले देख रहे हैं प्लस होता है. अब ये और ये एलिमेंट जो, दैट मीन्स दिस रो एंड दिस कॉलम जब क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, तो डिटर्मिनेंट में बच जा रहा है ये. तो ये लिख लिया हम लोग. ठीक है. अब इसी को एक्सपैंड करते हैं तो दिस इंटू दिस हो जाएगा ना माइनस में. तो जब मैंने किया है मल्टीप्लाई तो देख लीजिए, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस. यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों सेम है. कैसे करके सेम है, a माइनस सी, यहाँ पे c माइनस से. अगर इसको मैं चेंज कर लो, इंटरचेंज कर लो तो नेगेटिव साइन होगा. इसको यहाँ पे दिख रहा है c माइनस बी, ये b माइनस सी. तो इसको भी अगर इंटरचेंज करो तो नेगेटिव होगा. नाउ नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा आफ्टर इंटरचेंजिंग, ये नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव है ना. तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे देखो इसमें लिख दिया हूँ, a माइनस सी लिखा हूँ और इसको मैंने c माइनस बी लिखा, और दोनों ही पॉजिटिव हो रहा है इसलिए ये माइनस का माइनस ही रह रहा है. ठीक है ना. और तब क्या देख रहे हैं कि दोनों जब सेम हो रहा है और ये माइनस में है, कैंसिल हो जाने के बाद 0 आ जा रहा है. ठीक है ना. तो अगर एरिया 0 आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन बोल रहे हैं क्या, जो प्रूफ करना था हम लोग को कोलिनियर ना. तो इसका मतलब एरिया अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो जा रहे हैं, दैट 3 पॉइंट्स आर क्या है, कोलिनियर है. ठीक है ना. तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ. ठीक है ना. तो और भी इस पे क्वेश्चन है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है. तो इसमें बोला जा रहा है क्या कि सो दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल whose vertices are this, जो गिवन है हम लोग के वर्टिसेस, इस बोल रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ एम. तो ये भी एक वेराइटी है जो कि एरिया के ऊपर आता है. तो इंडिपेंडेंट ऑफ एम बोल रहा है. तो इसका मतलब एरिया ऑफ द ट्राइंगल हम लोग क्या कर रहे हैं, 1/2 जो वर्टिसेस के दिए गए जा रहे हैं कोऑर्डिनेट्स उसको लिख ले रहे हैं, इस तरह से अरेंज किए तीनों के. ठीक है. अब क्या करते हैं, जैसे 1 1 है तो मैं अगेन बोल दे रहा हूँ, सेम हम लोग ऑपरेट करेंगे. r1 को चेंज क्या किया मैंने, r1 माइनस r3. r2 को चेंज किया क्या, r2 माइनस r3, क्योंकि 1 1 आया हुआ है ना. तो चेंज करने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे r1 माइनस r3, तो m माइनस दिस वन, तो यहाँ पे -3 आ रहा है. m माइनस 2 बाई m, तो ऑब्वियसली -2 आएगा. 1 माइनस 1 कितना आएगा, 0. उस तरह से ये इसके साथ माइनस हुआ है तो ये रहा, इसके साथ ये माइनस हुआ है तो ये रहा, और इसके साथ ये माइनस रहा तो ये 0 रहा. ठीक है ना. और तीसरा जो रो है वो जैसा का वैसे रहेगा. अब 1 के रिस्पेक्ट में, लाइक पिछले वाला में की तरह 1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देते हैं. तो 1 के रिस्पेक्ट में जब एक्सपेंड कर रहे हैं, ये इसका साइन हम लोग का प्लस होता है, ये और ये क्या हो जा रहा है, एलिमिनेट हो जा रहा है. तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इसको लिखना चाहिए, लिख दिए. नाउ सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है, देखिए ये नेगेटिव में आ रहा है ना. तो यहाँ पे जो आ रहा है वो नेगेटिव में 4 आ रहा है, लेकिन ये एरिया है तो इसको फिर भी क्या लिखना है, पॉजिटिव में लिखना है. यू कैन यूज़ द मॉड, जो डिनोशन होता है या नोटेशन जो होता है हम लोग का मॉड, उसको भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट है. तो ये आंसर हो जा रहा है. और ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन के हिसाब से जैसा था कि इंडिपेंडेंट ऑफ एम, मतलब यहाँ पे कोई एम नहीं होना चाहिए आंसर में, और वाकई एम कोई है नहीं इसमें, है ना. तो हैंस क्या हो जा रहा है यहाँ पे, प्रूव्ड. क्या प्रूव्ड हुआ इसमें कि एम, द एरिया जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ क्या हुआ है, एम हुआ है. ठीक है ना. तो अब आता है इस लेक्चर जो 3 का है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है क्या, द कैरामर्स रूल. ठीक है ना. तो ये कैरामर्स रूल अब है क्या, तो इसको मैंने पहले ही लेक्चर 1 में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था कि हम लोग जो डिटर्मिनेंट है क्यों कर रहे हैं. तो हम लोग डिटर्मिनेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग जो लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन है उसको हम लोग क्या कर पाए, सॉल्व कर पाए, है ना, बहुत ही ईजिली XYZ निकाल पाए.
तो मैंने ये कैरमर्स रूल जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, चलो मान लेते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन है पहला वाला है 6x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 5। तो ये पहला वाला मान लेते हैं। दूसरा वाला x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल टू 5, ये दूसरा वाला लीनियर इक्वेशन है। और तीसरा वाला ये है, ठीक है ना। तो ये जो कांस्टेंट्स है यहाँ पे, इसी का यहाँ पे मतलब होता है। तो सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, डी निकाल, डी मतलब डिटरमिनेंट, और आप लोग को भी यही लिखना है क्या, डी, ठीक है ना। तो डी ही लिखेगा। तो इसमें हम लोग डिटरमिनेंट ओरिजिनल वाला देते हैं जो सिर्फ एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होंगे, ठीक है ना। तो एक्स का क्या है कोफिशिएंट 6, इधर में 1, और इधर में कितना हो रहा है 2। वाई के उसी तरह कितना हो रहा है 1, 3 एंड 1, और जेड के क्या हो जा रहा है -3, -2, 4, ठीक है ना। हाँ, अब क्या किया मैंने, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन बाद में कर लेते हैं, पहले दूसरा भी लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है D1। तो एक्चुअली D1 मतलब क्या है, तो बहुत बेसिक तरीका है, अच्छी तरह से सुन लीजिए। D1 एक्चुअली होता है क्या, 1 मतलब हो रहा है कि कॉलम 1 को आप क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस किससे करना है, जो यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना, उसी को आपको रिप्लेस करना है। दैट मीन्स कॉन्स्टेंट में मेरा यहाँ पे इक्वेशन में 5, 5, 8 है, तो D1 मतलब कॉलम 1 में वो रिप्लेस हो गया, मतलब ओरिजिनल जो है उसके जगह में रिप्लेस क्या हो गया 5, 5, 8 कांस्टेंट। और बाकी जो दो कॉलम्स है जैसा का वैसा ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। उसी तरह से D2 भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे D2 को भी मैंने लिख दिया है। तो D2 मतलब क्या है कि सेकेंड वाला कॉलम जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, ओरिजिनल जो है उसके सेकेंड वाले कॉलम पे रिप्लेस हो जाएगा। क्या रिप्लेस होगा, ये कांस्टेंट, ठीक है ना। तो ये जो कांस्टेंट है यही रिप्लेस होते जाएगा कॉलम्स पर, ठीक है ना। तो D2 पर मैंने यहाँ पे कॉलम 2 पर मैंने रिप्लेस कर दिया है कांस्टेंट को, और जो ओरिजिनल जो हम लोग का कॉलम 1 था वही लिखे हैं, ओरिजिनल जो कॉलम 3 पे था वही हम लोग ने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर ना। उसी तरह से D3 का भी हम लोग निकालना होगा। तो D3 मतलब क्या होगा, कॉलम 3 पर कांस्टेंट रिप्लेस होंगे। तो ये रहा कॉलम 3 पर कांस्टेंट को रिप्लेस कर दिए, ठीक है ना। ओरिजिनल जो था उसके जगह में क्या रिप्लेस कर दिया हम लोग ने, कांस्टेंट्स। और जो कॉलम 1 और कॉलम 2 उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। क्लियर ना। तो D3 मतलब कॉलम 3 चेंज होना चाहिए, D2 मतलब कॉलम 2 चेंज हो जाएगा, और D1 मतलब कॉलम 1 चेंज हो जाएगा। किस पर, ओरिजिनल जो डिटर्मिनेंट है उसी पर, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई किया है, तो सिंप्लीफाई आप लोग को बहुत पता ही है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। मैंने 6 लेके किया है, तो 6 के रिस्पेक्ट में ये 3 -2 1 4 होता है, और ये -1 के रिस्पेक्ट में 1 2 -2 4 होता है, और -3 के रिस्पेक्ट में 1 2 3 2 3 1 रहता है ना। इसको सिंप्लीफाई किया है तो 91 आया है। उसी तरह से D1 को भी मैंने सिंप्लीफाई किया, तो ये रहा 5 5 लिखे हैं, और उसके रिस्पेक्ट में ये होता है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट किया, 3 4 12 प्लस 2। तो इसी तरह -1 के रिस्पेक्ट में 5 4 20, और ये प्लस 16, और -3 के रिस्पेक्ट में 5 1 5 -3 24 है ना। तो इसको सिंप्लीफाई कर रहा था, यहाँ पे 91 हो रहा है। और D2 को भी मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। तो D2 और D3 का भी हम लोग अगर एक्सपेंशन करते हैं तो ये और ये वैल्यू आ रहा है, ठीक है ना। अब क्या होता है, जब ये तीनों वैल्यूज आ गया है तो इसको हम लोग कैरमर्स से कैसे करते हैं सॉल्व, तो ये रहा इस तरीके से करते हैं। और ये आप लोग को भी लिखना है, आफ्टर D1 D2 D3 लिखने के बाद या सॉल्व करने के बाद आप लोग को लिखना है बाय कैरमर्स रूल। क्या x इज इक्वल टू क्या होता है, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू D1/D। तो D1 का जो वैल्यू आया है उसको लिखना है और बाय D करना है। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद जो आ गया वो x का वैल्यू हो गया, है ना। कितना इजीली निकल गया x का वैल्यू। उसी तरह y के लिए फॉर्मूला है D2/D। तो D2 का जो वैल्यू आया है बाय 91, तो सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो 2 आ गया, तो ये y का वैल्यू है 2। उसी तरह से z का वैल्यू D3/D, दैट इज 91/91 आया था, तो 1 आ जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग को कैरमर्स के हेल्प से क्या हो जा रहा है, हम लोग को एक्स वाई जेड, या तो दैट मीन्स सॉल्यूशन हम लोग निकाल पा रहे हैं लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन के, ठीक है ना। अब इस पे कुछ नोट्स आता है, तो वो नोट्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और इसको बहुत अच्छी तरह से जानना है। बहुत सारे के क्वेश्चन में कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का बात बोला रहता है। तो कैरमर्स रूल के जो ये D1 D2 एंड D3 है, इसी के ऊपर ही हम लोग का कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन सभी कुछ आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला नोट है कि अगर D का वैल्यू अगर 0 नहीं होता है तो देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो पहले ही बोल देंगे हम लोग क्या, सिस्टम कंसिस्टेंट है एंड इंडिपेंडेंट भी है, और इसमें क्या होता है, इट हैज़ यूनिक सोल्यूशन, मतलब एक ही सोल्यूशन होंगे, ठीक है ना, एकदम एक ही सोल्यूशन।
जैसे कि अभी वाला जो केस है इसमें हम लोग डायरेक्ट पहले डी निकाले थे ना, तो ये रहा देखिए डी का वैल्यू क्या आया था हम लोग का 91 जो कि नॉट इक्वल टू 0। तो मतलब इसी से डायरेक्ट पहला वाला से ही पता चल गया कि ये सिस्टम जो है वो क्या है, कंसिस्टेंट है, और एक क्या है, इंडिपेंडेंट है, और साथ में इसका यूनिक सोल्यूशन आएगा सिर्फ पहले से ही, ठीक है ना। तो पहला वाला से ही हम लोग को पता चल गया। तो ये पहला वाला नोट था। अब दूसरा नोट क्या है कि अगर d 0 होता है, तो d का वैल्यू अगर 0 होता है और एंड सम वन ऑफ बोल रहा है d1 d2 एंड d3 इज नॉट 0, देन बोल रहा है सिस्टम इज क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट मतलब इसके कोई सोल्यूशन नहीं होंगे। तो बोलना क्या चाह रहा है, अगर d का वैल्यू 0 हो गया, जैसे सपोज जैसे हम लोग यहाँ पे जो d निकाले थे पहला वाला में, तो वही अगर हम लोग का 0 हो गया और इन तीनों में से जैसे d1 और d2 और d3 में से तीनों में से कोई एक 0 नहीं होता है, कोई भी एक, कम से कम कोई भी एक अगर 0 नहीं होता है, तो उसका सिस्टम क्या है, इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, और उसका कोई सोल्यूशन हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तीसरा केस है अगर d 0 होता है और d1 d2 d3 मतलब ये तीनों भी 0 अगर होता है, मतलब सारे के सारे अगर 0 हो गए, तो दैट मीन्स द सिस्टम मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट। तो आप लोग को यहाँ पे मे और मे नॉट नहीं बोलना चाहिए, आप बोल सकते हैं डायरेक्ट सिस्टम इज कंसिस्टेंट। एंड कंसिस्टेंट हो रहा है तो इसका मतलब इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलता है और इट इज डिपेंडेंट भी है, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन तभी होगा जब d का वैल्यू भी 0 आ रहा है, साथ में d1 d2 और d3 ये तीनों के वैल्यू भी क्या आ जा रहे हैं, 0 आ रहा है। दैट मीन्स सिस्टम तब कंसिस्टेंट लिखना होगा और साथ में क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिखने होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने और भी किए हैं कैरमस का। तो ये रहा पहला वाला जो है यहाँ पे, सॉरी ये दूसरा वाला होगा। तो इसमें हम लोग ने क्या किया है, तो इस क्वेश्चन को बाय कैरमर्स हम लोगों को करना है, तो सॉल्व बाय कैरमर मेथड। और एक बार अच्छी तरह से बोल रहे हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 दिया हुआ है हम लोग को। एंड तो सबसे पहले हियर वी हैव d इज इक्वल टू, तो ये d इक्वल टू क्या क्या होता है, जो x y z के कोफिशिएंट्स होते हैं बस उसी को लिखना होता है। x का 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो ये 1 3 1, y का 2 3 -2 एंड z का -3 -1 2, ठीक है ना। और उसी तरह से d1 मतलब क्या होता है, d1 मतलब ये जो पहला वाला जो कॉलम है उसके जगह में रिप्लेस होगा 0 5 1, तो ये रहा 0 5 1, बाकी दो कॉलम जैसा है वैसे रहेगा। फिर d2 मतलब क्या होता है, तो d2 मतलब जिसमें सेकंड वाले कॉलम पर रिप्लेस होगा, है ना, ये जो सेकंड वाले कॉलम है उस पर ये रिप्लेस होगा, तो कॉलम 1 जैसा वैसे रहेगा, कॉलम 2 पे रिप्लेस हो गया, और कॉलम 3 जैसा है वैसा ही रहेगा। और d3 मतलब क्या हो गया, जिसपे कॉलम 3 पे रिप्लेस होगा, तो ये रहा कॉलम 1 जैसा है वैसा, कॉलम 2 भी जैसा है वैसे ही रहेगा, लेकिन कॉलम 3 के जगह में रिप्लेस हम लोग का कौन सा हो जाएगा, जो कि हम लोग के कांस्टेंट 051 है वो रिप्लेस हो जा रहा है, ठीक है ना। तो ये रिप्लेस हो गया। अब हम लोग को सिर्फ सॉल्व करना है, तो ये रहा पहला वाला को मैंने सिंपली सॉल्व किया तो इसमें आया 17, दूसरा वाला को भी सॉल्व किए तो 17, तीसरा वाला को भी सॉल्व किए हैं तो 17, और फोर्थ वन जो d3 है उसको भी जब सॉल्व कर रहे हैं तो 17 आ रहा है, ठीक है ना। तो जब ये चीज सारे सॉल्व करने के बाद हम लोग को क्या लिखना चाहिए, बाय कैरमर्स रूल x इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, d1 बाई d। तो d1 का जो वैल्यू है 17 आया है और d का वैल्यू 17, तो ये सॉल्व करके 1, y का भी d2 बाई d होता है, तो ये वैल्यू रखने के बाद ये भी 1 आ रहा है, और z का भी वैल्यू d3 बाई d, तो इसका भी वैल्यू रखने के बाद क्या आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। तो और एक इस टाइप के सॉल्व किया मैंने यहाँ पे, तो ये सॉल्व बाय कैरमर्स रूल है, लेकिन यहाँ पे क्या में दिया हुआ है, रेसिप्रोकल में दिया हुआ है, x y z सब रेसिप्रोकल में दिया है तीनों इक्वेशन में, ठीक है ना। नंबर 1 नंबर 2 एंड नंबर 3 तीनों में क्या दिया है, रेसिप्रोक में x y z दिया है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग पहले सपोज कर लेते हैं, जैसे छोटे क्लास में करते हैं, 1/x इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, सम a ले लेते हैं, 1/y मतलब b ले लेते हैं, और 1/z को मैंने c ले लिया। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2a बन जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा 3/b, क्योंकि 1/y को मैंने क्या लिया है, b। उसी तरह से -4/z है ना, तो ऑब्वियसली ये 4c हो जाएगा, तो -4c इक्वल टू -3। इसके लिए भी वैसे करके लिखे यहाँ पे, और तीसरा वाला के लिए भी जो था उसके लिए भी मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इक्वेशन जैसा है वैसे ही लिखा है, ठीक है ना, इक्वल टू 5। तो अब अगर हम लोग इसमें अगर कैरमर्स की तरह अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, ABC निकलेगा। उस ABC को हम लोग फिर से इस फॉर्म में रख देंगे तो x निकल जाएगा ना।
तो उसी तरह से स्टार्ट करते हैं। तो हियर वी हैव पहले d इज इक्वल टू, तो d यहाँ पे a b c का काम होगा, तो यहाँ पे d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a का कोफिशिएंट क्या है 2 1 3 2 1 3, b का कोफिशिएंट क्या है 3 2 -1 तो 3 2 -1, और c के जो कोफिशिएंट है वो क्या मिल रहा है -4 6 2, सो -4 6 2, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग D1 बोलेंगे तो D1 में क्या लिखना होगा हम लोग को, जो कॉलम 1 होगा, कॉलम 1 पर हम लोग का रिप्लेस क्या हो जाएगा -3 2 5, मतलब इस वाले कॉलम 1 पर क्या रिप्लेस हो जाएगा ये चीज़, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, D1 में रिप्लेस हो चुका है, और D2 और D3 जैसा वैसे रहेगा ओरिजिनल। उसी तरह से D2 के लिए हम लोग सॉरी कॉलम 2 एंड कॉलम 3 में जैसा वैसे रहेगा। D2 में हम लोग करेंगे क्या, कॉलम 2 को हम लोग चेंज कर लेंगे, रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट को, एंड D3 में भी वैसे करेंगे, ठीक है ना। करने के बाद इसको सॉल्व करना होता है, तो यहाँ पे D को सॉल्व किया है 2, देन ये सिंप्लीफाई किया गया है 2 2 ज़ा 4 एंड +6 होगा, फिर -3 के लिए 1 2 ज़ा 2 -18, और -4 के लिए क्या होगा -1 -6, क्लियर। तो इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, तो ये आ जा रहा है 96, और इस वाले में D1 का जो वैल्यूज़ है उसमें भी मैंने सॉल्व किया हुआ है तो ये -3, इसमें 2 2 ज़ा 4 +6 -3, उसके रिस्पेक्ट में 2 2 ज़ा 4 -30, और -4 के जगह में क्या हो जाएगा उसके रिस्पेक्ट में -2 -10, ठीक है। तो सिंप्लीफाई किए 30 हो जा रहा है, इसमें 78 आ रहा है और इसमें 48 आ रहा है, सिंप्लीफाई कर रहे हैं 96। उसी तरह से अगर D2 में कर रहा हूँ मैं, तो D2 में हम लोग को मिल जा रहा है वैल्यूज़ ये दिस वन, तो इसमें -96 आया है एक बार गो थ्रू कर लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो मुझे एक बार पिंग कर दीजिएगा, ठीक है ना, या पोक कर लीजिएगा व्हाट्सएप पर, तो मैं बोल दूंगा कहाँ पे क्या हुआ। तो इस वाले D3 में मैं जब मैं क्या किया है, कॉलम 3 पर रिप्लेस किया है कांस्टेंट को, एंड देन सिंप्लीफाई किया गया, तो सिंप्लीफाई से हम लोग को क्या मिल रहा है 48। तो हम लोग जानते हैं बाय कैरामर्स रूल, तो x अब लिख नहीं सकते क्योंकि a में हम लोग किए हैं चेंज, तो पहले a लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू d1/d, तो d1 का वैल्यू 96 आया था, तो और d का वैल्यू 96, तो कट के क्या आ जा रहा है 1, तो a का वैल्यू 1 आ रहा है, तो a मतलब लेकिन 1/x था, है ना, तो a मतलब हम लोग का क्या था, a इज इक्वल टू क्या था यहाँ पे दिया हुआ है, तो a इज इक्वल टू 1/x हुआ है, तो उसी को मैंने यहाँ पे रिप्लेस किया डायरेक्ट, तो a मतलब 1/x इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू कितना आ जा रहा है 1। उसी तरह से b मतलब d2/d है, d2 का वैल्यू -96 था, तो ये सिंप्लीफाई हो गया -1, बट b जो है वो उसका ओरिजिनल फॉर्म क्या था 1/y, तो 1/y इक्वल टू -1, तो y का वैल्यू -1। उसी तरह z c के लिए हम लोग करते हैं पहले, तो c इक्वल टू 1/2 आ रहा है, बट c मतलब ओरिजिनल फॉर्म क्या था c का 1/z, तो 1/z इक्वल टू 1/2, दैट मीन्स z इक्वल टू 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए कैरामर्स से, अगर कोई रेसिप्रोक वाले हुआ तो वो भी हम लोग कर सकते हैं इस फॉर्म में अब जो क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को जब हम लोग कैरामर्स से कर रहे हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए भी और CBSE के लिए स्पेशली, ठीक है ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें बोला सॉल्व बाय कैरामर्स रूल, और यहाँ पे देख रहे हैं XYZ के फॉर्म में दिए हैं, लेकिन कांस्टेंट जो दिया है वो 1k² दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इस टाइप का दिया हुआ है, बट हम लोग फॉलो करेंगे अपने बेसिक रूल का जो कैरामर्स का है। तो हियर वी हैव, पहले d लिखते हैं, तो d मतलब x का, y का और z का कोफिशिएंट जो कि मैंने लिख दिया, और इसमें हम लोग डिटर्मिनेंट जो सिंपल वाला यूज़ किए हैं वही वाला करेंगे जो कि हम लोग ने लेक्चर 1 में भी किया हुआ है ना, आप नोट्स देख सकते हो उसमें हम लोग ने किया हुआ है। तो इसमें करते क्या है, जो 1 आ जाता है तो हम लोग को पता है क्या करना है, कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 कर लो, या कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 कर लो, तो बहुत ईजी हो जाएगा, जो ऑपरेशन मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, ठीक है ना। तो 1 माइनस 1 जो है वो 0 होगा, a माइनस सी, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक फार्मूला में बता देता है, तो ये इसको मैंने यहाँ पे एक्सपैंड भी कर दिया, ठीक है ना ओके। और उसी तरह से 1 माइनस 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ठीक है, और ये जैसा वैसे रहेगा, यहाँ पे भी a माइनस सी हुआ था, ये b माइनस सी रहेगा, यहाँ पे b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जिसको हम लोग ने एक्सपेंड करके यहाँ पे लिख भी दिया है, ठीक है ना ओके। तो इस तरह से लिखा है, और थर्ड वर्जन कॉलम जो रहेगा वो जैसा का वैसे रहेगा। अब जानते हैं हम लोग कि कोई भी रोज में अगर एक दो एलिमेंट अगर 0 हो जाए तो तीसरे के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे, तो मैं 1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दे रहा हूँ, तो ये रहा 1 के रिस्पेक्ट में जब एक्सपेंड कर दे रहा हूँ, तो सबसे पहले कॉमन निकाल लेते हैं। इस वाले में कॉमन हम लोग को क्या आ जा रहा है a माइनस सी, इसमें आ जा रहा है b माइनस सी, तो आफ्टर दैट
आफ्टर टेकिंग कॉमन, तो ये एक सिंपल सा फॉर्म आ जा रहा है। देन हम लोग क्या किए, 1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दिया मैंने, तो ये आ जा रहा है हम लोग का a माइनस सी, b माइनस सी एंड b माइनस ए, ठीक है ना। एक्सपेंशन बहुत सिंपल तरीका जो हम लोग जानते हैं वही वाला लगाया मैंने, तो ये आ गया हम लोग का। तो d का जो वैल्यू है, d का जो वैल्यूज़ है वो क्या आ जा रहा है, a माइनस सी, b माइनस सी, b माइनस ए, ठीक है ना। तो अब आता है हम लोग का जो D1 हम लोग लिखेंगे, तो D1 मतलब क्या होगा, कॉलम 1 पर कांस्टेंट रिप्लेस होगा। तो यहाँ पे देखिए इसको मैंने किया है, D1 मतलब जो हम लोग का फर्स्ट कॉलम है उस पर रिप्लेस क्या हो जा रहा है, 1k स्क्वायर। फिर दूसरा ये है, तीसरा है। अब इसको फिर उसी तरह से सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख सकते हैं कि देख भी रहे हैं ऊपर से कि पहला कॉलम में जैसे पिछले डी में क्या था, ए था, है ना। तो यहाँ पे ए के जगह में बस के आया, तो जस्ट उसी में हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। जो डी का जो वैल्यू आया है, ए के जगह में क्या रिप्लेस कर देंगे हम लोग, के। तो यही चीज़ को मैंने डायरेक्ट लिखा है, कुछ सॉल्व नहीं किया है। तो दैट इज इक्वल टू, देखिए क्या आया था उसमें, ए माइनस सी आया था ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे a माइनस सी आया था, तो a के जगह में हम लोग क्या रिप्लेस कर देंगे, बस k। तो यहाँ पे भी k रहेगा और यहाँ पे k रहेगा, ठीक है ना। तो ये सॉल्यूशन बहुत जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखे a के जगह में k लिख दे और यहाँ पे भी a के जगह में k लिख दे, और इसको छोटा सा एक मैंने रीज़न भी दे दिया। क्या रीज़न है, रिप्लेसिंग a बाई k। तो ऑन कहाँ पे, d पे, तो d पे कहाँ क्या रिप्लेस हुआ, a के जगह में k रिप्लेस हो गया, तो इसलिए ये आंसर हो गया। उसी तरह से जब d2 हुआ, तो d2 मतलब क्या होता है, कॉलम 2 पे क्या रिप्लेस हो जाएगा, कांस्टेंट। और इसका सॉल्यूशन में अगर हम लोग लिखेंगे तो उसी d पर b के जगह में क्या रिप्लेस कर देंगे हम लोग, k। तो ये रहा a माइनस सी, यहाँ पे b माइनस सी था तो b के जगह में हम लोग ने क्या लिख दिया, k। और यहाँ पे भी b माइनस ए था तो उसके जगह में k रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना। और उसको भी मैंने लिख दिया, b को रिप्लेस क्या किए हम लोग, बाय क्या से किए हम लोग, k से रिप्लेस कर दिया ऑन d। तीसरा वाला जो है उसमें हम लोग जानते हैं कि कॉलम 3 पे कांस्टेंट रिप्लेस होता है, और कांस्टेंट जो कॉलम 3 है वहाँ पे c था, तो जो d का जो रिजल्ट आया था उसमें c के जगह में k डाल देंगे, ठीक है ना। और इसको भी यहाँ पे लिख दिया है। अब हम लोग इसमें कैरमर्स रूल लगाएंगे, तो वो लिखेंगे हम लोग बाय कैरमर्स रूल। तो बाय कैरमर्स रूल x इज इक्वल टू d1 बाई डी होता है, तो d1 का जो वैल्यूज़ है जो हम लोग ने निकाला अभी, तो d1 का वैल्यू को लिखे और बाय d लिखते, तो इसमें b माइनस सी कट जा रहा है, बच जा रहा है जो, वो हम लोग का आंसर हो जा रहा है, ठीक है ना। उसी तरह से y इक्वल टू d2 बाई डी होता है, रखने के बाद कैंसिल होगा कुछ और जो बच जाएगा वो आंसर। z के लिए भी हम लोग का सेम टू सेम उसी तरह से फॉलो अप होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया कैरमर्स। अब आता है कैरमर्स रूल, तो अब यूज़ नहीं होगा, अब हम लोग करते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। याद रखना कि अभी तक हम लोग ने जितने किए कैरमर्स के वो सारे नॉन होमोजीनियस थे। नॉन होमोजीनियस मतलब सिंपल सा बात है, जब भी कोई लीनियर इक्वेशन रहेगा और इक्वल टू कोई कांस्टेंट दिया रहे, तो कांस्टेंट अगर दिया रहे तो दैट मीन्स वो एक नॉन होमोजीनियस होगा। तो नॉन होमोजीनियस बहुत सिंपल से तरीके से कैरमर्स फॉलो कर लेता है, लेकिन जब होमोजीनियस का बात आता है तो होमोजीनियस में कोई कैरमर्स नहीं आता है, इसमें छोटा सा खाली थ्योरी लग जाता है। तो देख रहे हैं मैंने एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश किया है। होमोजीनियस इक्वेशन जैसे ये इक्वेशन इक्वल टू जीरो, तीसरा भी इक्वल टू जीरो, चौथा भी इक्वल टू जीरो, तो कोई कांस्टेंट नहीं है। दैट्स वाई इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है ना। और एक छोटा सा नोट है, ये चीज़ याद रखना है कि होमोजीनियस इक्वेशन इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। तो इसमें कोई भी इनकंसिस्टेंट का बात ही नहीं है, इसमें सारे कंसिस्टेंट ही आएंगे। तो होमोजीनियस इक्वेशन मतलब ही कंसिस्टेंट है, ठीक है, कोई कंडीशन नहीं है इनकंसिस्टेंट का इसमें। तो मैंने क्या किया, d का वैल्यू जो है मैंने यहाँ पे जैसे कि बताया जाता है x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट मैंने लिख लिया है, ठीक है। अब एक केस बताता हूँ, जैसे कि नोट करता हूँ, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन बाद में मैं दिखाता हूँ, पहले देख लेते हैं कि ये एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो अब बोल रहे हैं कि अगर हम लोग ने d को सॉल्व किया, तो अगर d को सॉल्व किया और d नॉट इक्वल टू जीरो बताते हैं, तब इसका हम लोग को सिर्फ सॉल्यूशन क्या लिखना होंगे, इट हैज़ ओनली ट्राइबल सोल्यूशन। ओनली क्या, ट्राइबल सोल्यूशन, सिर्फ ट्राइबल सोल्यूशन हो। अब ट्राइबल मतलब क्या है, ट्राइबल मतलब होता है एक्स वाई और जेड का वैल्यू क्या होगा, सिर्फ जीरो ही हो सकता है, ठीक है ना। तो कब होगा ये, इसका सोल्यूशन एक्स वाई और जेड जीरो होगा, कब होगा, सिर्फ डी का वैल्यू जब क्या आ जाए, नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए, ठीक है ना। तो अगर डी इक्वल टू जीरो आ जाता है तो इट हैज़ नॉन ट्राइबल सोल्यूशंस, क्या होंगे, नॉन ट्राइबल सोल्यूशंस होंगे, ठीक है ना, मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशंस होंगे।
तो इस सॉल्यूशन को मैं कर दूंगा अभी। अब इसका एक जो अभी हम लोग किए हैं इसी एग्जांपल को हम लोग अगर देखते हैं कि इसका क्या आता है, एक ट्रैवल सॉल्यूशन आएगा या नॉन ट्रैवल, तो हम लोग चेक करते हैं। ये रहा, मैंने इसको सॉल्व किया है। सॉल्व करने से देख रहा है यहाँ पे 207 आ रहा है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो ऑब्वियसली पहला कंडीशन के हिसाब से क्या होगा, अगर 0 नहीं है तो इट हैज़ ओनली ट्रैवल सॉल्यूशन, या आप लोग आंसर लिख देख सकते हैं x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0 आर द ओनली सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये वाला हो जा रहा है। तो एक मैं दूसरा एक क्वेश्चन बता रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है कि एक लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन है, तो इसमें d इक्वल टू मैंने निकाल लिया और d का वैल्यू लेकिन क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। अब तो इसका मतलब इसका इन्फानाइट सोल्यूशन होगा। तो इस इन्फानाइट सोल्यूशन को दिखाने का तरीका होता है, तो पहले लिखा मैंने इट हैज़ नॉन ट्रैवल सोल्यूशन दैट इज इन्फानाइट सोल्यूशन। तो इन्फानाइट को सोल्यूशन को किस तरह से शो अप करते हैं हम लोग, तो पहले लिखते हैं लेट z इक्वल टू के। आप लोग कुछ भी ले सकते हैं लेकिन मैं एक बोलता हूँ कि इसी को फॉलो करो। तो पहले z इक्वल टू मैंने k ले लिया, सम आर्बिट्री कांस्टेंट ले लिया। तो पहला जो इक्वेशन है वो क्या बन जा रहा है, यहाँ पे देख लीजिए। पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई माइनस जेड। तो z के जगह मैं अब क्या लिखूंगा, मैं k लिखता हूँ। तो ये इस तरीके से पहला इक्वेशन ये बदल गया है ना, x प्लस वाई माइनस जेड था तो वो उस साइड गया और k बन गया। ठीक है ना। दूसरा इक्वेशन क्या है, तो दूसरा इक्वेशन है x माइनस 2y प्लस जेड। तो z के जगह में मैं क्या लिखूंगा, k लिखता हूँ। तो उसको भी मैं अगर अरेंज करूँ तो ये हो जा रहा है माइनस के। अब इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो x का वैल्यू k/3 आ रहा है और y का वैल्यू 2k/3 आ रहा है। तो इसका मतलब जो इसके सॉल्यूशन है वो क्या आ रहे हैं, x इक्वल टू k/3, y इक्वल टू 2k/3 और z का वैल्यू क्या है, k, वेयर k क्या है, इज अ आर्बिट्री कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है, दैट्स वाई इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम लोग लेक्चर 3 कंप्लीट कर ले रहे हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे मैं अपने यूट्यूब चैनल में भी दे दूंगा, तो आप लोग प्लीज़ उसको देखना और कोशिश करना समझने का भी और उस टाइप के क्वेश्चंस को करने का भी। ठीक है ना, क्योंकि आप लोग का ये कम से कम आप लोग का ये 8 मार्क्स कैरी करता ही है। ठीक है ना, छोटा 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का या 4 मार्क्स का, ठीक है, तो ये कैरी करता ही है। तो आप लोग प्लीज़ ट्राई कीजिएगा समझने का भी और कुछ सॉल्व करने का, एक्स्ट्रा सॉल्व करने का भी। ठीक है, सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर।